हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमन मौर्य और हम डिस्कस कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11 का फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री का। और उसमें आज हम देखेंगे कुछ चीज़ें जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं लिखूँ, जैसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा H2SO4, तो मैंने एक मॉलिक्यूल H2SO4 का यहाँ पे अगर लिया हुआ है, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या कंसिडर करते हैं, वहाँ पे हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने हैं, जिन इंडिविजुअल एटम से मिलकर के वो कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो उनमें उसमें जो भी इंडिविजुअल एटम्स उसमें हमने यूज़ किया, उनके कितने एटम्स हमने यूज़ किए। जैसे अगर हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल H2SO4 का लेते हैं, तो ये किन किन से मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन से, सल्फर से और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे हम इन तीनों एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसी को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कोई मॉलिक्यूल हमने ले रखा है, तो उसमें एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रेजेंट हैं, उसी को आप मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में कंसिडर करते हैं। जैसे अगर H2SO4 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 4 है। इसी तरीके से अगर मैं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ले लूँ, मान लो, ठीक है, मैंने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लिया, तो यहाँ पे 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के और 6 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे क्या होता है, हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल में जो होते हैं उसी को कंसिडर करते हैं। अब हम अगर एम्पिरिकल फार्मूला की बात करते हैं, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ये सिंपली एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है एटम्स का किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, तो अगर हम इसको और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 6 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, CH2O। ये इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहा तो ये हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 6 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर कोई भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, उसको हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो वही जो हमें निकल के आता है जो भी फार्मूला, उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे C6H6 है, बेंजीन है। अगर इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखना चाहे तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो चीज़ कॉमन लेने वाली है हम उसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे भी, तो ये CH सिंपल साइज का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। CO2 यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेने लाने है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी CO2 हो जाएगा। CH3COOH, इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा, CH2O, ठीक है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। ये एसिटिक एसिड था। C2H6, ठीक है, इथेन है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, अपने कोई भी मॉलिक्यूल ले रखा है, उसको हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में उसके लिखना चाहते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपलेस्ट फॉर्म में इसके कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो अब देखिए, ये तो हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। कोई फार्मूला आपको दिया हुआ है, आप उसको कैसे लिखोगे, ये बहुत ही देखने में सिंपल लग रहा है। अभी इससे क्वेश्चंस भी कैसे बनते हैं हम आपको बता देंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर ये ग्लूकोज है, अगर ये तो इसका मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का लिखना चाहता हूँ, ये कुछ इस तरीके से आप लिख लोगे। अब अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, तो इसी में हम इस फार्मूले से हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था, इससे हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला बना हुआ है, तो अगर इसका मास हम निकालते हैं तो जो आएगा वो मॉलिक्यूलर मास रहेगा। लेकिन अगर इस एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते, इसका मास हम कैलकुलेट करते, तो जो भी निकल करके आएगा वो एम्पिरिकल फार्मूला मास कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया हुआ है, उसका मास आप कैलकुलेट करते हो तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और अगर कोई आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, उसका मास आप कैलकुलेट करते हो तो वो एम्पिरिकल फार्मूला मास कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एक ये स्पीशीज। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, ग्लूकोज वाले केस में एक को हम कॉन्स्टेंट एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं, ग्लूकोज। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये था, इसमें से हमने 6 को कॉमन ले लिया, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था उसमें से हमने 6 को कॉमन ले लिया था, तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बन गया था। अगर हमें इसका, मान लीजिए हमें कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें इसका वेट हमें नहीं पता है, तो कोई भी स्पीशीज़ है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, वो इक्वल हो जाता है उसके एम्पिरिकल फार्मूला वेट, जो भी उसका होगा, एम्पिरिकल वेट इनटू n के। यहाँ पे n क्या हो जाता है, n वही नंबर हो जाता है जो आपने किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में से कॉमन लेकर के उसको एम्पिरिकल फार्मूला बनाया हुआ था। जैसे अगर मुझे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है तो हमें क्या, और अगर हमें इसका एम्पिरिकल वेट पता है, ये फार्मूला हमें पता है, इसका एम्पिरिकल वेट भी हमें पता है,
तो हमें क्या करते हैं, एम्पिरिकल वेट, इससे हम इसका एम्पिरिकल वेट निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हमने कॉमन निकाल के रखे थे, यहाँ पे n की वैल्यू जो भी थी वो पुट कर दोगे तो आप मॉलिक्यूलर वेट उस स्पीशीज का निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक रिलेशन बन जाता है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एम्पिरिकल वेट इनटू ये जो n है, ये जो नंबर ऑफ एटम्स आपने कॉमन ले रखे थे इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए वो होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एम्पिरिकल वेट इनटू n। ठीक, इसी तरीके से ठीक है, ये तो आप किसी भी फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर सकते हो। देखिए हमने क्या देखा कि जो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया हुआ है उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है होल नंबर रेशियो, तो वही होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपको जनरली क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलते हैं, उनकी कैलकुलेशन आप किस तरीके से करोगे, कुछ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उसी के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ कार्बन and 71.65% of chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जितने भी प्रेजेंट रहते हैं किसी मॉलिक्यूल में उसको बताना होता है। ठीक है, और आपको मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का दे रखा है। देखिए हमें इनका परसेंटेज बता दिया गया है कि आपको कितने परसेंटेज किसी भी एलिमेंट के दिए गए हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पे 4.07% है, कार्बन का 24.27 है और क्लोरीन का 71.65% है। देखिए अब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, हमें जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं वो परसेंटेज में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास जो पूरा कंपाउंड दिया गया वो 100 ग्राम कंपाउंड है, तो ये जो परसेंटेज वाला रेशियो है कि 4.07% हमें हाइड्रोजन गिवन है, अगर पूरा जो टोटल इन कंपाउंड जो एलिमेंट्स में दिए गए वो टोटल हमें 100 ग्राम दिए गए, तो अगर हम उसे इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो यही जो परसेंटेज का रेशियो है इसे ही आप ग्राम में मान लोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 100 ग्राम पूरा ये तीनों मिला करके हैं तो यहाँ पे 4.07 ग्राम हाइड्रोजन हमें गिवन है, 24.27 ग्राम कार्बन हमें गिवन है और 71.65 ग्राम्स क्लोरीन हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज का रेशियो था, अगर हमें पूरा 100 ग्राम कंपाउंड दिया गया है मानते हैं हम, तो ये जो परसेंटेज का रेशियो है इसी को ही हम ग्राम में मान लेंगे। ठीक है, तो इतने ग्राम हमारे पास सारे एलिमेंट्स दिए गए। अब देखिए ये तो पहला हो गया कि हमें परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट स्टेप हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। सेकेंड हमें क्या करना होता है, इन्हें ये जो आपको जितना वेट इनका दिया गया है उसी रेस्पेक्टिव एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करना होता है। ठीक है, एक तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो वेट आपको गिवन है इसे उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दोगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1.008 होता है, तो आप इसको डिवाइड करवा दोगे। फिर नेक्स्ट कार्बन का 24.27 ग्राम आपको गिवन है और इसका वेट कितना है, 12 ग्राम्स होता है, तो उसे आप डिवाइड करवा दोगे तो आपके पास कितना मोल्स आ जाएगा, 2.02 मोल्स आ जाएंगे। उसी तरीके से क्लोरीन के साथ भी आप करोगे तो यहाँ पे भी क्लोरीन के आपको 2.02 ग्राम्स मोल्स दिए गए हैं। ठीक है, इतना तो हमें मिल गया। अब हमें ये था हमारा एटॉमिक रेशियो, हमने क्या किया, इनको जो भी वेट हमें गिवन है उसको उसके मोल से एलिमेंट के एटॉमिक वेट से एलिमेंट के हमने डिवाइड करवा दिया, तो ये मोल्स निकल गया, इसको हम एटॉमिक रेशियो कहते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनका लीस्ट रेशियो निकालते हैं। ठीक है, लीस्ट रेशियो क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमें 3 क्वांटिटीज मिली, 4.04, 2.02 और 2.02। हमें क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपके पास एलिमेंट्स का रेशियो आएगा उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों ही क्वांटिटीज़ को, ये तीनों जो हमारे पास मोल्स निकल करके आए हैं, इनको जो सबसे छोटा वाला अमाउंट हमारे पास आंसर में आया रहेगा इनके रेशियो में, एटॉमिक रेशियो में जो सबसे छोटी वाली वैल्यू रहेगी उससे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो जैसे अगर 4.04 हाइड्रोजन के लिए आया था तो 4.04 को हम 2.02 से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, सबसे छोटी इन तीनों में सबसे छोटा ये वाला है, दोनों सेम है, इन दोनों में से हम किसी को भी ले रहे हैं, ये छोटा है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, तीनों को डिवाइड करवा देंगे। तो जैसे हम डिवाइड करवाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो कितना गया, 2, और कार्बन का लीस्ट रेशियो 1 और क्लोरीन का भी लीस्ट रेशियो 1 आ गया। तो यहाँ पे होल नंबर रेशियो अगर हम देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2, 1, 1, हाइड्रोजन के लिए 2, कार्बन के लिए 1 और क्लोरीन के लिए 1। तो यहाँ पे यही जो रेशियो आया है यही आपका एम्पिरिकल फार्मूला का रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें इस फार्मूले से हमें एम्पिरिकल फार्मूला लिखना रहेगा यहाँ पे, तो हम क्या लिख देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल्स टू कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और Cl 1 है, तो ये आपका हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है,
तो ये तो आपका आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। अभी हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो इक्वल्स होता है एम्पिरिकल फार्मूला के इनटू जो एन होता है, स्मॉल नंबर ऑफ एन, मतलब जो आपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जो अपने कॉमन जो चीज़ निकाली थी वो निकालना था। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, देखिए हमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास पता है, ठीक है। देखिए ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आप ऐसे निकालोगे। मॉलिक्यूलर मास का भी एक एग्जांपल होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला मास इनटू एन। यही जो एन है, देखिए फर्स्ट वाले इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर उससे हम यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला में जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकल करके आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अगर इसी फार्मूले का हम इनका इसी रेशियो में मास निकाल लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास बन जाएगा। तो अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन का कितना हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 2 एटम्स हैं, इंटू 1.008 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 हो गया। आप इसको ये जो वैल्यू को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला कितना निकल करके आ जाएगा, फार्मूला मास 49.5 ग्राम्स निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करती हूँ। देखिए आपके पास क्या निकल करके आया, एम्पिरिकल फार्मूला मास आपका आया 49.5 ग्राम। हमें क्या पता करना है, हम अभी क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमें गिवन है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास देखिए 98.96 ग्राम आपको मेंशन है यहाँ पे। तो अगर हम इस इक्वेशन में इस फॉर्मूले में रखते हैं तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, एम्पिरिकल फार्मूला मास आपने निकाल लिया, आप एन की वैल्यू निकाल लोगे। तो 98.96 इक्वल्स टू 49.5 इंटू एन है। तो यहाँ पे आप देखते हो तो ये सिंप्लीफाई करोगे इसको थोड़ा, तो एन की वैल्यू यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगी 2 के, ठीक है। आपको बिल्कुल डेसिमल वाली चीज़ों को अभी नहीं कंसिडर करना है, यहाँ पे आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेकर के आना है। तो कोई अगर वैल्यू आपकी 1.99 या फिर 1.98 भी आ रही है तो आप उसको राउंड ऑफ करके 2 बना दोगे, ठीक है, इस तरीके से। या फिर 2.001 आ जा रहा है या फिर 2.002 आ जा रहा है तो उसको आप राउंड ऑफ करके 2 लिखोगे, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आपको आंसर लेकर के आना है। तो यहाँ पे जब एन की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एन की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब हमें पता करना था एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि हमने यहाँ से क्वेश्चन के थ्रू निकाल लिया था। अब हमें पता करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, बस एम्पिरिकल फार्मूला में वही जो यहाँ पे आपने जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के लिए जो आपने क्वांटिटी बाहर निकाली रही होगी उसी से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन, जो कि है CH2Cl इंटू 2, और एक तरीके से आप लिख दो C2H4Cl2, ठीक है। तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये निकल करके आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको एम्पिरिकल फार्मूला वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो परसेंटेज वाला गिवन है, परसेंटेज में जो गिवन है क्वांटिटी अमाउंट, उसे आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। फिर उनका एटॉमिक रेशियो निकालना है। एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा, जो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट का जितना भी परसेंटेज आपको गिवन है उसको उसके एटॉमिक वेट से आपको डिवाइड करवा देना है, ठीक है। एटॉमिक वेट से डिवाइड करवा दिया, फिर जो एटॉमिक रेशियो आएगा उसको जो उन तीनों जो भी रेशियोज आपको गिवन है उनमें जो सबसे छोटी वाली क्वांटिटी होगी उससे डिवाइड करवाना है आपको। उसके बाद फिर उनमें होल नंबर रेशियो उनका निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही एम्पिरिकल फार्मूला वाले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 20% ऑफ कार्बन, 6.7% ऑफ हाइड्रोजन, 46.67% ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60 ग्राम पर मोल, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। आपको गिवन क्या क्या है, कार्बन का परसेंटेज बताया गया है, हाइड्रोजन का बताया गया है और नाइट्रोजन का बताया गया है, और एक और एलिमेंट है ऑक्सीजन, लेकिन इसका आपको परसेंटेज नहीं बताया गया। तो आपको क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला वाले क्वेश्चंस में हमेशा ही उनका जो टोटल अमाउंट है उसको 100 ग्राम कंसिडर करके चलना है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में कुछ और मेंशन करता है तो वो लेना है, अदरवाइज आपको 100 ग्राम्स ही लेना है। तो अगर आप 100 ग्राम्स को कंसिडर करते हो तो मैंने बोला था कि ये जो परसेंटेज का रेशियो इसको सिंपली आप ग्राम्स में ले सकते हो। तो हमें इन तीनों का तो पता है बट ऑक्सीजन का नहीं पता है, तो इन चारों का जो सम होगा वो 100 ग्राम के इक्वल आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 20 ग्राम पर प्लस 6.7 ग्राम प्लस 46.67 ग्राम प्लस, मान लो ऑक्सीजन का जो वेट है वो x ग्राम हम मान लेते हैं, इक्वल्स टू 100 ग्राम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इन सबको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज एक्जिस्टेंस रहेगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 26.63 ग्राम्स यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का ये जो वेट है हमने निकाल लिया, ठीक
ठीक है। तो एक तरीके से इतने ग्राम्स ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट भी है और उसका परसेंटेज में आप अगर उसको कन्वर्ट करोगे तो इतने परसेंटेज हमारे पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन के बारे में कि अगर कोई एक डेटा हमारे पास मिसिंग है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। इन सब का जो सम होना चाहिए वो 100 के इक्वल आना चाहिए, उससे आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखिए हम इसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है। तो वही सेम प्रोसीजर है कि सारे जो परसेंटेज का रेशियो है आप उसको ग्राम में अज्यूम कर लोगे कि 20 ग्राम हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन 6.7 ग्राम है, ऑक्सीजन 26.63 ग्राम्स और नाइट्रोजन 46.67 ग्राम्स है। अब देखिए इतना तो गया, उसको परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्या करना था, हमें एटॉमिक रेशियो निकालना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जितना वेट है उसको उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करवा देंगे। तो 20 ग्राम को हमने 12 ग्राम से डिवाइड करवा दिया तो हमारे पास मोल कितना आ गया 1.66। इसी तरीके से हाइड्रोजन का हमारे पास 6.7 इसका मोल आ जाएगा और ऑक्सीजन का 1.66 और नाइट्रोजन का 3.33 आ जाएगा। ठीक है, एटॉमिक रेशियो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इनका लीस्ट रेशियो निकालना होता है। लीस्ट रेशियो में हम क्या करते हैं, ये जो क्वांटिटी हमारे पास निकल करके आई है इन चारों को हमें क्या करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज़ होती हैं इन चारों में से जो सबसे स्मॉल क्वान्टिटी होती है उससे बाकी चारों क्वान्टिटीज़ को डिवाइड करवा देंगे। तो जैसे यहाँ पे सबसे स्मॉल क्वांटिटी कौन सी है, 1.66 है। तो चारों ही क्वांटिटीज़ को ये जो वैल्यूज़ निकल करके आई हैं इन्हें हम 1.66 से डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, लीस्ट रेशियो 1.66 को 1.66 से ही डिवाइड करवा देंगे तो ये 1 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको डिवाइड करवाएंगे तो 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और यही इनका होल नंबर रेशियो भी आ जाएगा। तो यही जो होल नंबर रेशियो आता है एलिमेंट्स का, यही इनका सिंपलेस्ट रेशियो होता है एम्पिरिकल फार्मूला का। तो अगर हम यहाँ पे इनका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है और नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, ठीक है, CH4N2O। ठीक, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फार्मूला जो भी एम्पिरिकल है वो निकल करके आ गया है और यही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है। हमसे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला से इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। इसके थ्रू हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे और हमें मॉलिक्यूलर वेट इस कंपाउंड का दिया है 60 ग्राम्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, एम्पिरिकल फार्मूला भी पता है। तो हमें पता होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला मास इंटू n। यहाँ से n की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। यही जो n की वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे तो जितनी आएगी उसको आप इससे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल करके आ जाएगा। ठीक है, हम कर देते हैं इसको। हमारा निकल करके आ जाएगा, नाइट्रोजन 2 है तो 28 प्लस ऑक्सीजन का 16 और ये आ जाएगा आपका 60 ग्राम्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मास आपका 60 ग्राम आ जाएगा। तो अब बस मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना गिवन है, 60 ग्राम आपको गिवन है। तो 60 इक्वल्स टू 60 इंटू n है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी 1। बस आपकी जो n की वैल्यू है वो अगर 1 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला इंटू 1 n होता है। यहाँ पे आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो CH4NO2 इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे 1 कुछ भी यहाँ पे आप कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पे तो आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कंपाउंड का वो यही आपका निकल के चला आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं जो भी एम्पिरिकल फार्मूला वाले क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपको कभी n की वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकते हैं, कभी एम्पिरिकल फार्मूला पूछ लेगा, कभी एम्पिरिकल फार्मूला मास पूछ लेगा। तो इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला मास वाले क्वेश्चंस जिस तरीके से आएंगे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मोल कॉन्सेप्ट को हम आगे कॉन्टिन्यूएशन में डिस्कस करेंगे। तो अब हमें डिस्कस करना है कि कोई अगर आपके पास कोई मोल्स कैलकुलेट करना है और आपको कोई जनरल बैलेंस इक्वेशन दी गई। जनरल बैलेंस इक्वेशन से हमारा मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई इक्वेशन दिया गया है इस तरीके का, a प्लस b गिव्स यू c प्लस d। ठीक है, इस तरीके से आपको इक्वेशन दिया गया है। आपको यहाँ पे किसी भी इनमें से किसी रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का आपको मोल अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, देखिए वो सिंपल सा एक तरीका होता है, उसे आप निकाल लेते हो। इनको क्या करते हो, जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का आपको मोल निकालना होता है डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आपको मोल ऑफ A इक्वल्स टू अपॉन मोल ऑफ A डिवाइडेड बाई इसका जो भी स्टोइचियोमेट्री है वो। ठीक है, इक्वल्स टू मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी है B, ये बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाई स्मॉल c और ये बराबर हो जाएगा
ठीक है। तो अगर आपको कोई भी जनरल बैलेंस इक्वेशन दी हुई है और वहाँ पे आपको इन चारों में से इनमें से किसी का भी आपको मोल कैलकुलेट करना है ना, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके, इस तरीके को यूज़ करके आप आसानी से उसका मोल निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है, इन सबके जो मोल्स है वो इक्वल होंगे। यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि इनका जो स्टोइचियोमेट्री होगा यहाँ पे, उसको आपको इनके मोल से डिवाइड करवा देना। जैसे यहाँ पे इसका ये क्या है, मोल्स ऑफ ए, और इसका स्टोइचियोमेट्री क्या है, ए है, तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए, इसका स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी अपॉन में इसका जो भी आपने स्टोइचियोमेट्री ले रखा था वो भी इक्वल हो जाएगा मोल्स ऑफ सी के डिवाइडेड बाई उसके स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी से, और मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। ठीक है, इसका जो भी स्टोइचियोमेट्री हमने ले रखा था। तो इस तरीके से कोई भी आपको अगर जनरल बैलेंस इक्वेशन दे रखी है तो वहाँ पे आप इस तरीके को यूज़ करके आप वहाँ से मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं जिनसे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा मीथेन के द्वारा वाटर। जब आप मीथेन का कंबशन करोगे तो यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन CH4 प्लस आप इसको जब भी मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। O2 गिव्स यू CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि हम अभी जो भी इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे उनको भी बैलेंस करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न आप कर रहे हो, CO2 निकल रहा है और वाटर निकल रहा है, तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। सारे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है। तो देखिए, बैलेंस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक मीथेन का मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन करके यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। तो हमें पूछ रखा है, देखिए, और 1 मोल मीथेन का वेट कितना होता है, 16 ग्राम होता है। ठीक है, इसका 1 मोल 16 ग्राम होता है। तो इसका 16 ग्राम ऑक्सीजन के 64 ग्राम से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम बनाता है और वाटर का 36 ग्राम रिलीज करता है। ठीक है, ये मैंने कैसे बताया, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में ये सारा जो मोल कंसेप्ट का थोड़ा बेसिक सा पोर्शन था वो मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल और इसका 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके 1 मोल का वेट कितना है, 44 ग्राम है, इसके 2 मोल का वेट 36 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल का 18 ग्राम्स होता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन के 1 मोल का वेट 32 ग्राम होता है, तो 2 मोल का वेट 64 ग्राम हो जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन में 16 ग्राम मीथेन ले रहे हैं तो उसको रिएक्ट करने के लिए 64 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए और वो प्रोड्यूस कितना करेगा, इतने ग्राम्स प्रोड्यूस करेगा। तो आपको और कुछ नहीं अमाउंट दे रखा है, आपसे डायरेक्टली पूछ रखा है कि अगर आपको मीथेन इतने ग्राम दिया हुआ है तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो आप देख रहे हो कि अगर 16 ग्राम हमने मीथेन ले रखा था तो वो 36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा, 36 ग्राम। ठीक है, अगर आप 16 ग्राम मीथेन लेते हो तो वो 36 ग्राम ऑफ मीथेन को वाटर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक, ये तो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबस्टन। ठीक है, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि 1 मोल इसका 1 मोल इसके 1 मोल को प्रोड्यूस कर रहा था। इसके 1 मोल का वेट कितना था, 16 ग्राम था, और इसके 1 मोल का वेट जो प्रोड्यूस हो रहा था वो कितना हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। आपको पूछा जा रहा है कितने मोल्स ऑफ मीथेन हमें ज़रूरत है अगर हमें 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करवाना है। अगर हमें 44 ग्राम्स मिल रहा था जब, तो हम कितना मीथेन को यहाँ पे बर्न करवा रहे थे, 16 ग्राम मीथेन को बर्न करवा रहे थे, पर यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पे सिर्फ 22 ग्राम्स मिल रहा है, यहाँ पे 22 ग्राम मिल रहा है। तो 22 ग्राम इसका एग्जैक्टली हाफ हो गया है। तो अगर इसका 44 ग्राम इसके 16 ग्राम के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा था, 16 ग्राम कितना होता है, इसके 1 मोल का वेट होता है। ठीक है, इसके 1 मोल में 16 ग्राम्स होते हैं, तो वो 1 मोल 44 ग्राम्स का जनरेट करा था। तो एक्चुअल में यहाँ पे 44 ग्राम्स जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 22 ग्राम्स जनरेट हो रहा है। एग्जैक्टली उसका हाफ अमाउंट जनरेट हो रहा है। तो रिएक्टेंट भी कितना रहा होगा हमारे पास, मीथेन, उसका हाफ रहा होगा। तो यहाँ पे 8 ग्राम्स हमने ले रखे होंगे और इसके 8 ग्राम का वेट कितना हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक है,
ये मैं कैसे बता दे रही हूँ कि अगर इसका देखिए 44 ग्राम 16 ग्राम से प्रोड्यूस किया जा रहा था, तो अगर सिर्फ 22 ग्राम ही प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, तो रिएक्टेंट भी कम ही रहा होगा। अगर ये प्रोडक्ट हाफ बन रहा है तो रिएक्टेंट भी हमने हाफ ही इस्तेमाल किया होगा। अगर इसका 1 मोल 16 ग्राम बना रहा है तो इसका हाफ इसका जब आप हाफ कर दे रहे हो वेट, तो वो कितने मोल हो जाएगा, 0.5 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, और आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि हम 8 ग्राम को 0.5 मोल कैसे कह दे रहे हैं, तो आप सिंपल सा जो मोल्स निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, उसको भी आप रख करके यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 0.5 मोल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपको अगर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करवाने हैं तो उसके लिए हमें 0.5 मोल्स मीथेन गैस की ज़रूरत होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 367.5 ग्राम ऑफ KClO3, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है 122.5 ग्राम पर मोल, इज हीटेड टू प्रोड्यूस KCl एंड O2, फाइंड द अमाउंट ऑफ KCl एंड O2 प्रोड्यूस्ड। देखिए KClO3 ब्रेक कैसे होता है, इसको जब इसको डिकम्पोज करवाते हो हीट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका KCl प्लस O2 रिलीज होता है, और इसको अगर आप बैलेंस करते हो, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इनका स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी आपको निकल करके पता चल जाती है। ठीक है, तो 2 मोल KClO3 का क्या कर रहा है, 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है और 3 मोल ऑक्सीजन के प्रोड्यूस कर रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको इसका इक्वेशन देख करके समझ में आ रहा है। अब आपको दे रखा है 367.5 ग्राम है, अगर इसका 2 मोल सिर्फ आप लो, अगर इसके 1 मोल का हमें मॉलिक्यूलर वेट क्या लिख रखा है 122.5, तो आपने इसका यूज़ कितना किया हुआ है, 2 मोल्स यूज़ किए हुए हैं, तो यहाँ पे इसका कितना टोटल क्वांटिटी यूज़ है 122.5, 2 इंटू 122.5 ग्राम। देखिए ये इक्वेशन है, इस तरीके से यहाँ पे ये डिकम्पोज हो रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ KCl बन रहे हैं यहाँ पे और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इनका वेट निकालना चाहे तो 2 मोल्स हमने ले रखे हैं और इसके 1 मोल का वेट 122.5 ग्राम होता है, तो 2 मोल्स का वेट इतना हो जाएगा, और इसके KCl के 1 मोल का वेट 74.5 ग्राम होता है, तो 2 मोल का इतना हो जाएगा, और 1 मोल का वेट ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स होता है, तो 3 मोल्स का इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इतना पूरा रहता तो वो इतना बना रहा था, आप इक्वेशन से देख पा रहे हो। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 367.5 ग्राम हमें KClO3 दिए हुए हैं, उससे हमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कितना बनेगा और KCl कितना बनेगा। देखिए हम ये पोटेशियम क्लोराइड का वेट कैलकुलेट करने के लिए ये कैलकुलेशन करें यहाँ पे, तो अगर देखिए पोटेशियम क्लोराइड का हमारे पास वेट इतना होता, तो वो कितना बना रहा था, 2 इंटू 74.5 ग्राम ऑफ KCl हमारे पास बन रहा था। अगर इसका हमारे पास 1 ग्राम सिर्फ होता तो वो कितना बना रहा होता, 2 इंटू 74.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 122.5 ग्राम, इतना हमारे पास KCl बन रहा होता। ठीक है, 1 ग्राम अगर हमने पोटेशियम क्लोराइड लिया होता, तब हमने लिया कितना हुआ, 367.5 ग्राम लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमने 367.5 ग्राम लिया हुआ है तो वो कितना बनाएगा, अगर 1 ग्राम इतना बना रहे हैं तो 367.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड का कितना बनाएगा, ठीक है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो निकल करके आएगा ठीक। तो हमने इसको कैसे किया, देखिए हमें क्या करना है, पोटेशियम क्लोराइड का भी वेट बताना है, ऑक्सीजन का भी वेट बताना है, तो हम एक एक करके निकालते हैं। पहले हम पोटेशियम क्लोराइड से देख लेंगे पोटेशियम क्लोराइड कितना बन रहा है। अगर इसका 2 मोल इसका 2 मोल बना रहा था तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, इसका वेट देख लोगे कितने वेट से कितना बन रहा है। अगर इतने वेट से इसका इतना बन रहा है तो इसके 1 ग्राम से कितना बनेगा, 2 इंटू 74.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 122.5 हो जाएगा। और हमने अगर 1 ग्राम होता तब हमने लिया कितना हुआ, 367.5 ग्राम हमने पोटेशियम क्लोराइड लिया हुआ है। तो इससे कितना पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इस क्वांटिटी से, तो जितना भी ये आंसर आपका सॉल्व करने के बाद आएगा उतना आपका पोटेशियम क्लोराइड का वेट हो जाएगा, अगर आप 367.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को ले रहे हो तब। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका KCl का वेट। अब आपको ऑक्सीजन का वेट निकालना है, तो वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, 2 मोल्स पोटेशियम क्लोराइड का 3 मोल ऑक्सीजन के जनरेट कर रहा है। ठीक है, 2 मोल इसका इतने मोल्स जनरेट कर रहा है, 2 मोल्स का वेट हमने इतना निकाला हुआ था,
तो अगर यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, बस यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसका इतना ग्राम ऑक्सीजन का 3 × 32 ग्राम इतने वेट जनरेट कर रहा है, तो अगर हम पोटेशियम क्लोराइड का 1 ग्राम सिर्फ लेते तो वो कितना जनरेट करेगा, 3 × 32 डिवाइड बाई 2 इतने ग्राम्स जनरेट करेगा। और हमने एक्चुअल में लिया कितना हुआ पोटेशियम क्लोराइड, 367.5 ग्राम ले रखा है, तो वो कितना जनरेट करेगा, 3 डिवाइड बाई 2 ठीक है, इतने ग्राम्स को जनरेट करेगा। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये 144 ग्राम्स ऑक्सीजन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे वेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस होता है वो पूछा था, और ऑक्सीजन का भी वेट पूछा था कितना वो प्रोड्यूस हुआ है। तो ऑक्सीजन आपका 144 ग्राम जनरेट होगा और पोटेशियम क्लोराइड 223.5 ग्राम जनरेट होगा, ठीक है। हमारे पास हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको 1 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड का दिया हुआ है, इसको आप क्या करो, हीट करो, ठीक है। आप उसको इस कुछ कंडीशन में हीट करो कि वो एक ही आपने रिएक्टेंट ले रखा है, वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है। पहले पार्ट में वो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे KClO3 ब्रेक होकर के KCl और ऑक्सीजन बना रहा है, और उसमें से कुछ अमाउंट क्या हो रहा है, डिकम्पोज होकर के KClO4 भी बना रहा है और KCl भी बना रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन कुछ इस तरीके से जा रही है और सेकंड वाली इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को देखते हो तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे KCl बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है, और सेकंड वाले रिएक्शन में KClO4 बन रहा है और KCl बन रहा है। फर्स्ट वाले रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन का अमाउंट दे रखा है कि कितना ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। 1 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड था, उसी से वही जो 1 ग्राम है वो इन दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका कुछ अमाउंट इस वाले रिएक्शन में जा रहा है और इसी का कुछ अमाउंट दूसरे वाले रिएक्शन में जा रहा है, ठीक है। जितना अमाउंट इसका यहाँ पे गया होगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे KCl और ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म होंगे, और जितना अमाउंट यहाँ पे गया रहेगा उतना ही ये दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो फर्स्ट वाले में आपको क्या बोला है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट आपको बोल रखा है कि कुछ बन रहा है अमाउंट। तो ऑक्सीजन का वेट कितना दिया हुआ है आपको, 146.8 ml आपका ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। STP पे आपका 146.8 ml ऑक्सीजन आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे आप निकाल लोगे कि एक्चुअल में यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड कितना आपने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जितना यूज़ हुआ रहेगा, और 1 ग्राम से उसको जब आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट इसका दूसरे वाले रिएक्शन में गया था, फिर उससे आप इनके अमाउंट्स को निकाल लोगे, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व करते हो तो देखो फर्स्ट वाले रिएक्शन को हम पहले कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन क्या था, 2 KClO3 यहाँ पे डिकम्पोज होकर के 2 KCl और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो हम अपना जो मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट वाला रूल था, जनरल बैलेंस इक्वेशन के लिए जो हम रूल लिखते थे कि मोल्स ऑफ जो भी रिएक्टेंट था डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसके बाद इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे आप लिख लोगे, आपको 2 चीज़ों का डेटा पता है, आपको KClO3 निकालना है और ऑक्सीजन का डेटा आपको पता है, इसका मोल्स, इसके अमाउंट, इस वॉल्यूम पता है। तो जिनको आपको कंपेयर करना होता है आप उनको कंसिडर करोगे। तीसरे वाले के बारे में आपको कुछ भी डेटा नहीं पता है तो आप उसको अभी नहीं लिखोगे। तो मोल्स ऑफ KClO3 हमें निकालना है कि कितना मोल इसका इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, और मोल ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है 146.8 ml, और आपको पता है कि कोई भी गैस अगर है तो उसका अगर आप STP पे कैलकुलेट करते हो तो उसका एक मोल में 22.4 लीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप उसको रखोगे तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन का मोल कैलकुलेट कर लोगे। तो मोल्स ऑफ KClO3 यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 2/3 इंटू 146.8 ml डिवाइडेड बाई इसको आप इसका जो वॉल्यूम था 22,400 इसका ml वॉल्यूम में पुट कर दोगे। तो जैसे आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे आपका मोल्स ऑफ जो KClO3 था वो कुछ इतना निकल करके आ जाएगा, ठीक है, 4.3 इंटू 10⁻³ मोल्स, ठीक है। तो ये मोल्स आपका निकल करके आ गया पोटेशियम क्लोराइड का फर्स्ट वाले रिएक्शन में। और आप फर्स्ट वाले रिएक्शन में भी एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 2 मोल KClO3 का 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड भी बना रहा था। तो जितना मोल आपने इसका रिएक्टेंट में यहाँ पे ले रखा होगा उतने ही मोल यहाँ पे प्रोडक्ट में पोटेशियम क्लोराइड के भी बन रहे होंगे। तो अगर इतना मोल पोटेशियम क्लोराइड का आपने रिएक्शन में ले रखा था तो उतने ही मोल्स यहाँ पे आपका जो पोटेशियम क्लोराइड है फर्स्ट वाले रिएक्शन में उतना ही फॉर्म होगा, ठीक है। इसका जितना मोल था वो इसके बराबर ही यहाँ पे फॉर्म होगा। तो जो भी आपका मोल निकल कर क्या है पोटेशियम क्लोराइड के लिए वही आपका सेम मोल पोटेशियम क्लोराइड का फर्स्ट वाले रिएक्शन में फॉर्म भी होगा, ठीक है। तो उसको आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी आपने मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे निकाले थे, अब आप उसको वेट में कैलकुलेट करो, मास में कैलकुलेट करो। तो उसके लिए क्या करोगे, जो भी आपका मोल निकल कर क्या है उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे आपका वेट निकल करके आ जाएगा कि फर्स्ट वाले रिएक्शन में आपका कितना पोटेशियम क्लोराइड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो 0.526 ग्राम
पोटेशियम क्लोरेट यहाँ पे जो था वो आपको फर्स्ट वाले रिएक्शन में क्या हुआ है, तो सेकेंड वाले रिएक्शन में कितना जाएगा 1 माइनस 0.526 ग्राम आप जब कर दोगे तो वो जितना वेट आपका निकल कर जाएगा वो आपका सेकेंड वाले रिएक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट वाले रिएक्शन से हमने इसका अमाउंट पता कर लिया। अब सेकेंड वाले रिएक्शन में हम चलते हैं। हमने फर्स्ट वाले रिएक्शन के अकॉर्डिंग अभी देखा कि कौन कौन सी चीज़ें कितने अमाउंट में बनी थी। ठीक है, अब सेकेंड रिएक्शन का जो डिकम्पोजिशन होगा देखिए वो कैसे होता है। यहाँ पे आपने फर्स्ट रिएक्शन में देखा था कितना बना था, सेकेंड वाले रिएक्शन में कितना KClO3 जाएगा, वो कितना जाएगा सेकेंड वाले रिएक्शन में आपका KClO3 जा रहा है 0.474 ग्राम जा रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले रिएक्शन में तो 0.474 ग्राम आपका अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा तो 0.474 ग्राम में उसके मोल्स कितने हो जाएंगे, उसको अगर आप उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते तो आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड वाले रिएक्शन में KClO3 के कितने मोल्स गए हैं, कितने मोल्स ने पार्टिसिपेट किया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.86 इंटू 10⁻³ मोल्स। इतने मोल्स आपके सेकेंड वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं KClO3 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला रिएक्शन कैसे था, 4 KClO3 3 KClO4 प्लस KCl बना रहा था। तो आपको क्या करना है, आप पहले वाले केस में आप KClO3 का मोल निकाल लोगे, सेकंड वाले में आप KCl का वेट निकाल लोगे। तो अभी आपको अगर इसका वेट मोल्स निकालना है तो आप इन दोनों को रिलेट कर लोगे, तो मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ KClO4 डिवाइडेड बाई इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी आपका था। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो मोल्स ऑफ KClO4 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 वहाँ पे 3/4 इंटू इसके मोल्स ऑफ KClO3 की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी जो यहाँ पे हमने निकाला हुआ था। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 2.8 इंटू 10⁻³ मोल्स आपके मोल्स ऑफ KClO4 यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मोल। अब आपको अगर इसका वेट निकालना है तो क्या कर लोगे, आप इसके मोल्स को इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप इसको इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0.39 ग्राम आपका इस वाले रिएक्शन में KClO4 बन रहा है। ठीक, सेकेंड वाले रिएक्शन में ये तो आपने KClO4 का वेट निकाल लिया। अभी फर्स्ट वाले रिएक्शन में कुछ अमाउंट ऑफ KCl बना हुआ था, सेकंड वाले रिएक्शन में भी यहाँ पे KCl बन रहा है, तो सेकंड वाले में भी मोल्स निकालोगे कितना KCl का बन रहा था। तो मोल्स ऑफ KCl फॉर्म्ड इन सेकंड रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे इसका 4 मोल इसके 1 मोल को ही बना रहा है। तो जो आप इसको रिलेट करोगे तो मोल्स ऑफ KCl इक्वल्स टू मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो सिंपली जो भी आपका मोल्स KClO3 का निकल करके आया है उसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो आपका सेकेंड वाले रिएक्शन में जितना KCl बना रहेगा उसके मोल्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतने मोल्स यहाँ पे KClO3 के बन जा रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट वाले रिएक्शन में भी कुछ KCl बना था, सेकंड वाले रिएक्शन में भी कुछ KCl बना था। तो यहाँ पे टोटल मोल्स अगर आप KCl के निकालते हो तो वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले रिएक्शन में जितने मोल्स बने थे प्लस सेकंड वाले रिएक्शन में जितने मोल्स पोटेशियम क्लोराइड के बने हैं वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जब आप इसको सम कर लोगे तो टोटल मोल जो भी आएगा आप उसको क्या करोगे, अगर पोटेशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूलर वेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसके वेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल मास पोटेशियम क्लोराइड का जो दोनों रिएक्शंस को मिला करके जितना बन रहा है वो कितना है, 0.37 ग्राम्स आपका पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, इतना तो पोटेशियम क्लोराइड आपका पूरे रिएक्शन में बन रहा है। अब आपसे जो फाइनल क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ KClO4 पूछ रहा है। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन में आपसे लास्ट में जो क्वेश्चन था उसने आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ ठीक है, आपसे परसेंटेज ऑफ KClO4 पूछा हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ KClO4 आप कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ KClO4 जो कि रिएक्शन में बना हुआ था कितना बना था, 0.39 ग्राम बना था। ठीक है, 0.39 ग्राम बना हुआ था डिवाइडेड बाई टोटल जो भी प्रोडक्ट आपका लास्ट में बचा हुआ था रिएक्शन में। जैसे आपका सेकेंड वाले रिएक्शन में क्या क्या बना था, KClO4 बना हुआ था और KCl बना हुआ था। तो आपको जब अभी कोई चीज़ का परसेंटेज निकालना था तो आप क्या करते हो, जिस भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है वो डिवाइडेड बाई जो टोटल अमाउंट आपका जो भी फॉर्म हुआ था रिएक्शन में वो। तो यहाँ पे लास्ट वाले रिएक्शन में क्या क्या बना था, KClO4 बना था और KCl बना हुआ था। तो KCl दोनों ही रिएक्शन में बना हुआ था, तो दोनों ही रिएक्शन के अमाउंट को आप ऐड करके लिखोगे। तो KCl आपका कितना था, 0.37 ग्राम था, प्लस KClO4 कितना था, 0.39 ग्राम। पे ये जो क्वेश्चन था उसमें लास्ट में पूछा गया था परसेंटेज ऑफ KClO4 कितना बन रहा है। तो अब KClO4 का वेट डिवाइडेड बाई टोटल वेट जो KCl और KClO4 को मिला करके जितना भी रिएक्शन में आपका बन रहा था मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो आपका KClO4 का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक।